हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स सेक्शन की, जो कि हमने एक बिगिनर सीरीज शुरू करी है कि कैसे कैसे हर सेक्शन को हमें टैकल करना है। तो आज की वीडियो में हम मैथ्स की बात करेंगे, बाकी सारी वीडियोज भी चैनल पर आ चुकी हैं। ये वीडियो किन के लिए रेलेवेंट है? एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी या कोई भी सिमिलर एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो मैथ सेक्शन के लिए वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इसमें बात करेंगे सोर्सेज या बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, किन सेक्शंस पे पर्टिकुलर आपको फोकस करना है और अपने स्कोर को कैसे बढ़ाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैथ्स में स्कोर कम आने के ये तीन रीजंस होते हैं। इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में आप अपने आप को फिट कर लीजिए, आपको पता होगा कौन सी कैटेगरी में। या तो आपको क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब वो टॉपिक के टॉपिक ही नहीं आते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन तो आते हैं, टॉपिक आते हैं, कुछ टाइम से प्रिपेयर भी कर रहे हो, बट आप टाइम ज्यादा ले रहे हो मैथ्स का सेक्शन, या तो सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर सिर्फ 3 4 5 नंबर की लीड ले पा रहे हो। जहां पे आपको एक अच्छी खासी लीड जनरेट कर लेनी चाहिए, वहां 3 4 नंबर ऐड ऑन का कोई सेंस नहीं है। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? या तो आपको शॉर्टकट नहीं पता, या फिर इजी वे आउट नहीं पता कि उस क्वेश्चन को कैसे इजी वे में सोल्व करना है। और तीसरी कमी हो सकती है कि आप गलत कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चंस गलत करते हैं, और ये दोस्त गेम चेंजर होने वाला है। देखिए, ये दो भी इंपॉर्टेंट है, बट गेम चेंजर का मतलब ये है कि पहले दो भी कर रखे हैं, पहले दो पार्ट आपने इंप्रूव कर लिए, तो भी कैलकुलेशन हमेशा गेम चेंजर रहेगी आपके लिए, स्पेसिफिकली बैंक के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहली कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं है, आपको मतलब बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन आते ही नहीं, वो टॉपिक ही नहीं आते। सबसे पहले तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, हमेशा मैं कहता हूँ पीवाई क्यू उठाओ। पीवाई क्यू कब के? 4 5 साल पहले के, 10 साल पहले के पीवाई क्यू बैंक में कोई रेलेवेंट नहीं है। यहाँ से आपको ना मार्क्स की वेटेज पता चलेगी कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स उठाए जाते हैं, और यहाँ से हम बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है किसी भी टॉपिक का। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, ये यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। देखिए, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है कि मान लो आप 4 घंटे लगा रहे हो एक टॉपिक पे, जो कि 2 मार्क्स का आना है, और दूसरा आप 1 घंटा लगा रहे हो उस टॉपिक के ऊपर जो कि 4 मार्क्स का आना है। तो यहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत बेकार कर रहे हो आप, और यहाँ पे भी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बेकार कर रहे हो। क्यों? जिस चीज पे जो 4 मार्क्स की है उस पे तो 1 घंटा दे रहे हो, यहाँ आपको कम से कम 4 घंटे देने चाहिए थे, और जो 2 मार्क्स की है उसको 2 घंटे या 1 घंटे देना चाहिए था, वहां आप 4 घंटे दे रहे हो। तो ये होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की, किस चीज पे कितना टाइम लगाना है, ये उसकी वेटेज डिसाइड करेगी, ना कि आपका इंटरेस्ट। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स बेसिकली क्या है कि अरिथमेटिक प्लस डीआई, ये आपका बैंक का मैथ्स है। इसी में अगर ट्रिगो जोड़ दो और जियोमेट्री जोड़ दो तो ये आपका एसएससी का मैथ्स बन जाता है। कुछ और मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं एक दो, जिनको जोड़ने के बाद ये आपका एसएससी का मैथ्स बन जाता है। अभी की वीडियो में हम बेसिकली उस पार्ट की बात करेंगे जो बैंक और एसएससी का कॉमन पार्ट है। अगर देखिए आपको क्लियर है कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, कौन से पार्ट आपका वीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली किसी एक स्टैंडर्ड बुक को उठा लो, उसको अपनी बेस बुक बनाओ। और हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ, एक बुक को बेस बुक बनाओ, मल्टीपल बुक्स मल्टीपल सोर्सेज मत फॉलो करो। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा हर जगह का पढ़ लोगे, और डीप में कहीं से भी नहीं पढ़ पाओगे, और डेप्थ से क्वेश्चंस आते हैं। और सेम पैटर्न यहाँ पे भी लगाना है आपको। किसी भी अच्छे टीचर की, कोई एक टीचर को फॉलो कर लो, उसकी वीडियो देखो उन टॉपिक्स के ऊपर जहां जो आपको नहीं आते हैं, और उन टॉपिक्स के नोट्स बना लो। देखिए, अगर आपका मैथ्स अच्छा होता तो ये वीडियो आप नहीं देख रहे होते। अगर आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब मैथ्स में कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो आपको नोट्स बनाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एक एक करके टॉपिक्स को उठाओ, उसी टॉपिक को जो आपने पढ़ लिया बुक से भी और वीडियोस से भी, उसके पीवाई क्यू एनालाइज करो अब उस चैप्टर के कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसी बेसिस पे वहां के एमसीक्यू, कोई भी बुक के पीछे जो चैप्टर खत्म होता है उसके एमसीक्यू दिए होते हैं, वो एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। सबसे पहले बिना टाइम रखे अटेम्प्ट करो, फिर अपना देखो कि आप कितना टाइम ले रहे हो उस क्वेश्चन के ऊपर, और उस टाइम को फिर आप कैसे एनालिसिस करके कम कर सकते हो। आपको अल्टीमेट मोटिव आपका ये होना है कि उस क्वेश्चन के ऊपर कम से कम टाइम लगा के हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। मान लो अगर आपको नहीं पता कि आपके कौन से चैप्टर वीक हैं, उस केस में आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मॉक से ये पता चलेगा कि आपकी वीकनेस के एरियाज कौन से हैं, और जैसे ही आपको वीकनेस की एरिया पता चल जाते हैं, उस टॉपिक की पकड़ के रेल बना दो। यही सारे यहां से शुरू कर दो उन टॉपिक को फिर से। ठीक है, क्लियर? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो हम कवर कर चुके हैं। कंपटीशन में ये ज्यादा मैटर करता है कि रिलेटिव
तैयारी कौन बेटर कर रहा है, और रिलेटिव तैयारी, उस रेलेवेंस कैसे पता चलती है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से। और दूसरा, कोई भी टॉपिक छोड़ना तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर आप टॉपिक छोड़ के चले गए, मान लो उससे इजी क्वेश्चंस पिक हो गए और 2 इजी क्वेश्चन पिक हो गए, आप पढ़ के ही नहीं गए थे, तो बाकी स्टूडेंट्स को उसकी एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी। और दूसरा, बैंकिंग वैसे भी आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट देता रहता है, हो सकता है अगली बार उस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए, वो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो, कंपटीशन के टाइम पे नहीं कर सकते। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं अभी। अरिथमेटिक प्लस डीआई, ये इसी सेक्शन को हम कवर करते हैं। तो अरिथमेटिक की बातें हम कर चुके हैं, अब डीआई की बातें हम करते हैं। डीआई की ना हाइप बना रखी है मेंटर्स ने भी और आप लोगों ने भी, कि डीआई पता नहीं क्या तोप चीज है, ये तो होती ही नहीं है सर, मेरे को तो बड़ा डर लगता है डीआई से। यार डीआई है क्या? डीआई अरिथमेटिक है ग्राफिकल फॉर्म में या फिर स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, जिसमें स्टेटमेंट में डेटा दिया होता है। ग्राफिकल फॉर्म हो सकती है, पाई चार्ट हो सकते हैं, लाइन ग्राफ हो सकता है, टेबल की फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स दी हुई हो सकती है। और उसके बाद करना क्या होता है, या वो कहता है कि सम करो, इनका डिफरेंस बताओ, एवरेज बताओ, रेशियो बताओ, परसेंटेज बताओ, इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस। क्या है ये? अरिथमेटिक ही तो है दोस्त। तो आपको डीआई समझने के लिए सिर्फ 2 चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है। अरिथमेटिक आपको वैसे भी स्ट्रॉन्ग करना है आपका, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और कुछ पार्ट जो कि डीआई में पूछा जाता है, इन चैप्टर को स्पेसिफिकली हाईलाइट करके पढ़ो, इनको और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपको डबल एडवांटेज मिलेगा, अरिथमेटिक में भी मिलेगा और आपको डीआई में भी मिलेगा। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल। देखिए बेसिकली डीआई करने के लिए, अरिथमेटिक तो आपने कर ही लिया, तो कैलकुलेशन आपको आती है। अब आपको समझना है कि वो जो ग्राफ दिया हुआ, जो स्टैट दिया हुआ, उसको कैसे आपको यूज करना है। ये कहाँ से आएगा दोस्त? प्रैक्टिस से आएगा। इतना बल्क ऑफ डेटा दे देते हैं आपको, उसी में से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकालनी है, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। तो ये पार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग कर लिए, डीआई में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे आपका एसबीआई का डीआई हो या आरबीआई का डीआई हो, कहीं का भी डीआई हो। अच्छा, दूसरा, जो भी स्पेसिफिकली एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उस टारगेट एग्जाम के पीवाईक्यू के डीआई देखो, समझ गए, उस पर्टिकुलर एग्जाम के। और उस पीवाईक्यू के टाइप के जो डीआई आए हुए हैं, उसके हर टाइप के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। आई गारंटी यू, आपको डीआई से जो फियर है ना जो आपका, वो दूर हो जाएगा। एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया ना 40 से 50 क्वेश्चन, चाहे जैसे मर्जी नियत से करो, एक बार आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कहीं नहीं जाने वाला आपका। अब बात करते हैं जिन लोगों को क्वेश्चन तो आते हैं, दो मैंने 3 सेक्शन बताए थे, तो जिन लोगों को क्वेश्चन आते हैं मगर उनको टाइम लग रहा है, सबसे पहले तो 4-5 अटेम्प्ट करो मॉक, या फिर मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू पड़े होते हैं इस साल के, उस पिछले साल के, उनका प्रिंट आउट निकाल के फिजिकल मोड में एक बार अटेम्प्ट करो उनको। और अब ना उन 5 मॉक्स के या पीवाईक्यू के एनालाइज करो क्वेश्चन वाइज, कि आपको कितना टाइम लग रहा है। और ये वो स्टूडेंट के लिए है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा मैथ्स में स्कोर कम क्यों हो रहा है। आप क्वेश्चन वाइज एनालाइज करो कि आपने क्या स्टेप ली, क्योंकि फिजिकल मोड मैंने इसीलिए कहा है, पेन पेपर पे। और अब अपने नोट्स में जाओ कि क्या कोई इजियर तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, जिससे मेरा टाइम बच जाता या टाइम बच सकता था। या फिर अगर आपको अभी भी अपने नोट से समझ नहीं आ रहा है, सेम टॉपिक के ऊपर किसी अच्छे टीचर की वीडियो देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे कम टाइम में किया जा सकता है, और उस चीज के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने में झिझकते बहुत हो आप लोग। यार आप अपनी नोट्स नहीं बनाओगे तो कैसे? आपकी हर बंदे की एक अलग वीकनेस होती है, अलग स्ट्रेंथ होती है। आपको लगता है फला फला बंदे ने कहा था नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, दोस्त उसकी कमी नहीं है, मैथ्स आपकी है। हो सकता है आपकी जीके स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, उसकी जीके वीक हो। तो आपके लिए अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से लगानी पड़ेगी आपको। और ये जो नोट्स बना लिए ना, उसके बाद फिर से उसी चैप्टर के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करो, अब फिर से टाइम अटेम्प्ट करो, कि टाइम देखो कि कितना टाइम लग रहा है, उसको एनालाइज करो और टाइम को और रिड्यूस करते रहो। ये प्रोसेस ना आपको रिपीट करते रहनी है जब तक कि आपका मैथ्स का स्कोर अच्छा ना आने लग जाए, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको ना मिलने लग जाए, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहो। आई गारंटी यू 4 से 5 साइकिल के बाद आपका जबरदस्त हो जाएगा मैथ्स। अब अगला क्या है, एक सजेशन है कि डेली क्विज आपको जरूर करनी है। और मैथ्स काफी वीक है तो एक डेली का एक सेक्शनल मॉक लगाना है आपको। पूरा पेपर का मॉक मत लगाओ, सिर्फ मैथ्स के सेक्शन का मॉक लगाओ। किसी भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म का लगा लो या फिर फिजिकल बुक का लगा लो। इससे क्या होता है, आपकी रिवीजन चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पेपर के बाद पास जाकर आपको ना अब मैथ्स के चैप्टर रिवाइज करने शुरू किए, ये नहीं होगा। अब उसके बाद एक मिसलेनियस टॉपिक बच जाता है आपका, वो है सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, और इसी तरह के एक दो छुटपुट टॉपिक्स हैं। ये देखिए दोस्त, ये वही टॉपिक है जिनमें मार्जिन लेना बनेगा आपका।
ये टॉपिक्स हर किसी का टाइम लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करते हैं कि सीरीज वाले क्वेश्चन। अब फायदा किसका होगा कि जिसने 2 मिनट लगाई और 4 क्वेश्चन सोल्व हो गए। नुकसान किसका हो गया, 2 मिनट लगाई और 4 क्वेश्चन हुए भी नहीं, मतलब आपका टाइम भी गया, आपके मार्क्स भी गए। तो ये सेक्शन आपका मार्जिन क्रिएट करते हैं कि टाइम सबका लगना है, मार्क्स किसी किसी को मिलेंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट बना लो, जैसे एक सीरीज है ABCDE। अब हर टाइप के आप फॉर्मेट बना लो कि इतना डिफरेंस दिख रहा है, ये स्क्वायर हो सकता है, ये क्यूब हो सकता है, ये मल्टीपल हो सकता है। जितने पैटर्न बनाते जाओगे ना अपने दिमाग में, उतना ही इजीली और इतना ही क्विकली आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसका एक ही तरीका है दोस्त, प्रैक्टिस 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 और एनालिसिस। और उसके बाद अपने को आइडिया होने लग जाता है कि ये वाला पैटर्न ना थोड़ा सा उस टाइप का लग रहा है, तो डायरेक्टली वो अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम का एडवांटेज लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के जिनकी मैथ्स की वीकनेस है, कि भैया उनका कैलकुलेशन की वजह से या फिर लेंदी कैलकुलेशन की वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। अगेन वही 4-5 मॉक्स अटेम्प्ट करो और उन सब में जो आपके कैलकुलेशन पार्ट है ना, अब उसको क्वेश्चन वाइज एनालाइज करना है। और ये देखना है कि कहाँ पर आपके मार्क्स कटे रॉन्ग कैलकुलेशन की वजह से। आपने प्रोसेस ठीक लिया था, क्वेश्चन आपको आता था, बट 2 बार में सोल्व करना पड़ा, क्यों गलत हुई वो कैलकुलेशन, ये पार्ट आपको ढूंढना है। और उसमें देखो कि क्या आपने स्टेप्स लिए उस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए। और इस मिस्टेक को ना नोट कर लो। क्या होता है कि हम अपनी गलतियां नोट ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होती। जब मिस्टेक को नोट कर लेते हो तो आगे से अवॉइड होने के चांसेस जो है उसके बढ़ जाते हैं। और जो मिस्टेक आपने करी है 40-50 सिमिलर हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन बना लो। मान लो कि 47 को और 96 से मल्टीप्लाई करते हुए आपसे मिस्टेक हो रही है, ठीक है। इस तरह की 20-30 कैलकुलेशन कर लो। होगा क्या, आप ह्यूमन नेचर क्या है, एक मिस्टेक को बार बार रिपीट करता है। एक जगह कर रहे हो ना, पेपर में भी आप यही करोगे। तो अपनी उस कैलकुलेशन मिस्टेक को इम्प्रूव कर लो। क्या होता है कैलकुलेशन में, आज नीचे आएंगे इस पार्ट में। और ये मेक श्योर करो कि जो मिस्टेक एक बार आपसे हो गई वो दोबारा आप कभी नहीं करोगे। फास्ट कैलकुलेशन, इसके लिए क्या तरीके हैं फास्ट कैलकुलेशन। देखिए मैथ्स का तो गेम है, क्वांट का DI का गेम क्या है, जो कैलकुलेट फास्ट करेगा उसका स्कोर ज़्यादा अच्छा आएगा, कम टाइम लगेगा उसको, 2 क्वेश्चन किसी दूसरे सेक्शन के ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको टेबल्स घोट लेनी है, जितनी घोट सकते हो घोट लो। ये आपको कैलकुलेशन में ईज करती है। स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आपको सीरीज में भी हेल्प करेंगे और ओवरऑल क्वेश्चन सोल्विंग में भी हेल्प करेंगे। स्क्वायर रूट्स जितने ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है दोस्त, जितने ज़्यादा करोगे उतने हेल्पफुल है आपके लिए। प्रैक्टिस क्या करो, आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एडिशन फास्ट करो, सब्ट्रैक्शन फास्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ही चीज़ें करनी होती है बेसिकली। लोग जो जनरली गलती करते हैं वो इसमें करते हैं, यहाँ टाइम ले रहे होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन को मोरलेस सभी का सिमिलर होता है। इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें करने से आपकी जो हेल्प होगी ना, वो होगा कि आपकी कैलकुलेशन एक तो फास्ट हो जाएगी, एक एक्यूरेसी आ जाएगी कि एक बार कैलकुलेशन करने में ही आपका आंसर निकल जाएगा। और अभी भी आपका आंसर नहीं निकला, इसका मतलब मेथड गलत है ना कि कैलकुलेशन, तो आप सीधा मेथड पे जाओगे। और इनको ना, ये जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये टेबल वाला, इसको रूम में कहीं पे भी चिपका लो, फॉर दैट सेक चाहे वॉशरूम में चिपका लो, जहाँ कमोड पे बैठते हो ना उसके सामने रख दो। और वहाँ तो टाइम ही वेस्ट होना होता है, वहां पे देखते रहो जब तक आपको याद ना हो जाए, वहां से हटाओ ही मत। दिमाग में जब तक भड़क इतनी हो जाएगी आपको कि आप कर ही लोगे वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। यार कोई भी अच्छी पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब वो सारी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेगेटिव सेंस में मत लेना। PYQ देखो आप, यहाँ से आपको सब्जेक्ट के लेवल का, क्वेश्चन के लेवल का, वेटेज का, ये सब पता चलता है। दो ये पॉपुलर बुक्स हैं जो जनरली फॉलो किया करते हैं, मैंने तो ये करी थी। ये आशीष अरोड़ा सर की ये एक बुक आती है, ये भी अच्छी है और ये वाली बुक भी अच्छी है। कोई भी बुक आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और ये दोस्त अपने चैनल पे सारी प्लेलिस्ट है बैंकिंग और SSC की तैयारी करने वालों के लिए। इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। और डोंट वरी, अगर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो ना दोस्तों, अपने अंदर बिलीफ रखो कि एफर्ट आपके रिजल्ट देंगे। और इसी तरह बने रहिए वीडियोस के साथ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।